नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और WHO में ताइवान की मेंबरशिप से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इससे पहले कि हम आज का आर्टिकल डिस्कस करें, हम एक बैकग्राउंड रिवाइज कर लेते हैं कि ताइवान का फिलहाल स्टेटस क्या है। काफी बार आप ताइवान के बारे में सुनते हो, क्या कहानी क्या है, चाइना और ताइवान की रिलेशनशिप क्या है। तो बैकग्राउंड एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, चाइना में सिविल वॉर फिर से स्टार्ट हो जाता है। सिविल वॉर चलता है दो पार्टीज के बीच। एक तरफ KMT यानी कुमिंटांग जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहते थे, और दूसरी तरफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन प्राप्त था USSR का, क्योंकि देखो USSR में भी उस समय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, तो इसी वजह से USSR चाइना के सिविल वॉर में समर्थन दे रहा था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को। और दूसरी तरफ KMT को समर्थन प्राप्त था UK का, USA का, इन देशों का। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे माओ जेडोंग और KMT को लीड कर रहे थे चियांग कई शेक। यहां पर देखो, चियांग कई शेक लीड कर रहे थे KMT को यानी नेशनलिस्ट को। इन दोनों पार्टीज के बीच की लड़ाई को जीत लिया जाता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा 1949 में। तो होता क्या है, KMT के लीडर चियांग कई शेक अपने फॉलोअर्स के साथ भाग जाते हैं इस छोटे से आइलैंड पर। यहां पे देखो, चाइना के नजदीक ये जो छोटा सा आइलैंड है, यहां पर KMT के लीडर चियांग कई शेक अपने फॉलोअर्स के साथ भाग जाते हैं और एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं। वो कहते हैं हम रिपब्लिक ऑफ चाइना हैं, यानी ROC हैं। जबकि 1949 में मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो जाता है, तो वो कहते हैं हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हैं, यानी PRC हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है मेनलैंड चाइना में, ये कहते हैं हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हैं, PRC हैं। जबकि KMT के लीडर चियांग कई शेक वो भागकर अपनी जान बचाते हैं ताइवान में। वो कहते हैं असली चाइना हम हैं, हमारी गवर्नमेंट लेजिटिमेट है, लेकिन मेनलैंड चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट नहीं है। तो शुरुआत में क्या होता है, USA, UK ये सब देश ताइवान को ही असली चाइना मानते हैं, यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना को असली चाइना मानते हैं काफी सालों तक USA और USA के अलाइ कंट्रीज। क्योंकि देखो, साफ तौर पे आप इंटरलिंक कीजिए, मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, और जबकि उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, एक तरफ लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के बीच और दूसरी तरफ कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी के बीच। USSR में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, और USA और उसके अलाइ कंट्रीज नहीं चाहते थे कहीं भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एक प्रकार से USA और उनके अलाइ कंट्रीज की दुश्मन हुआ करती थी। इसी वजह से USA और उसके अलाइ कंट्रीज मानते थे ये छोटा सा जो ताइवान में गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, और ये असली चाइना है, मेनलैंड चाइना असली चाइना नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हालात चेंज होते हैं। वियतनाम वॉर स्टार्ट होता है 1950s में और 60s में। वियतनाम वॉर में USA को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। USA को एक बात समझ में आ जाती है, अगर एशियन रीजन में डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना है तो मेनलैंड जो चाइना है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मेनलैंड चाइना के साथ संबंध इंप्रूव करने ही होंगे। और तब तक क्या हो जाता है, मेनलैंड चाइना यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और USSR के बीच भी डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि USSR ने काफी मदद की थी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को, लेकिन फिर भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं और रिलेशंस खराब हो जाते हैं USSR और PRC के। PRC मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी मेनलैंड चाइना। तो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए USA के राष्ट्रपति 1971 में विजिट करते हैं मेनलैंड चाइना में, और रिश्ते इंप्रूव होते हैं। बाद में USA के द्वारा यह स्वीकार कर लिया जाता है कि जो ये मेनलैंड चाइना है वही असली चाइना है। USA चाइना की वन चाइना पॉलिसी को भी अडॉप्ट कर लेता है। वन चाइना पॉलिसी मतलब USA स्वीकार करता है चाइना का क्लेम है ताइवान पर। देखो, एक बात आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो ये PRC है यानी मेनलैंड चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये भी कहता है वन चाइना है, लेकिन ये कहता है जो ये ताइवान में गवर्नमेंट है ना, ये इलेजिटिमेट है, यानी ताइवान चाइना का हिस्सा ही है और हमारी गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट है।
दूसरी तरफ ताइवान में जो गवर्नमेंट है वो भी कहता है चाइना एक ही है, चाइना दो नहीं है। लेकिन पीआरसी में यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो इलेजिटिमेट है, हमारी गवर्नमेंट असली गवर्नमेंट है। 1979 में मेनलैंड चाइना के साथ यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए यूएसए ने ताइवान को डी रिकॉग्नाइज कर दिया था। लेकिन यूएसए की कांग्रेस में उस समय एक एक्ट पास किया गया था, ताइवान रिलेशंस एक्ट। उस एक्ट में प्रोविजन किया गया था कि यूएसए ताइवान को डिफेंस वेपन्स और दूसरी सप्लाईज देगा। तो एक्चुअल में अभी एक एम्बिग्विटी है यूएसए की ताइवान पॉलिसी के संदर्भ में। दोनों चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी और रिपब्लिक ऑफ चाइना भी, नीचे वाला ये ताइवान भी, दोनों ये कहते हैं अगर कोई देश दूसरे को रिकॉग्नाइज करेगा तो हम उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं इस्टेब्लिश करेंगे। यानी आज के समय में अगर इंडिया ताइवान को रिकॉग्नाइज कर ले तो चाइना इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ देगा। तो चाइना को, आपको पता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को कौन नाराज करना चाहेगा, इसलिए ज्यादातर देश ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। छोटे छोटे आइलैंड्स कुछ हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन फिर भी ताइवान का विभिन्न देशों के साथ ट्रेड होता रहता है। विभिन्न देशों ने एम्बेसी तो नहीं ओपन करके रखी है ताइवान में क्योंकि चाइना का डर है, लेकिन ट्रेड ऑफिसेज खोल के रखे हैं। उन ट्रेड ऑफिसेज की सहायता से होता रहता है व्यापार और दूसरी तरह की बातचीत ताइवान के साथ दूसरे देशों की। तो इस प्रकार से हमने पूरा बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि नया क्या हुआ है। डिस्कस किया जा रहा है कोविड-19 की महामारी के अगेंस्ट ताइवान का रिस्पॉन्स कैसा रहा। आर्टिकल में बोला जाता है चाइना के कंपैरिजन में ताइवान का जो रिस्पॉन्स है काफी ज्यादा क्विक रहा और रिस्पॉन्सिबल बना रहा। ताइवान ने WHO को पहले ही बता दिया था कि वुहान में ये जो वायरस है इससे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन शुरुआती दिनों में WHO ने चाइना की बात को माना और वर्ल्ड को धोखे में रखा। बताया वर्ल्ड को कि चाइना से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन मत लगाइए, वायरस से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। लेकिन बाद में जाके जब बहुत नुकसान ऑलरेडी हो चुका था, WHO ने विभिन्न देशों को सचेत किया कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, आप थोड़ा ध्यान रखिए। तब तक देखो काफी देर हो चुकी थी। ताइवान के रिस्पॉन्स के बारे में बात की जाती है कि 2 जनवरी को ताइवान ने एक रिस्पॉन्स टीम इस्टेब्लिश कर दी थी, क्योंकि 2003 में जब सारस डिजीज का आउटब्रेक हुआ था, ये जब इन्फेक्शन फैला था तो काफ़ी जाने गई थी ताइवान में, इसलिए ताइवान की सरकार पहले से ही प्रिपेयर थी। इस बार अगर कोई और वायरस फैलता है तो उसे हम शुरुआत में ही रोक देंगे। तो इसी रणनीति पे काम करते हुए 20 जनवरी को सेंट्रल एपिडेमिक कमांड सेंटर इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि काफ़ी मिनिस्ट्रीज के रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करके इस्तेमाल किया जा सके महामारी के अगेंस्ट। हालांकि ये बाद में पता लगा था जब WHO ने डिक्लेयर किया था ये एक महामारी है, लेकिन 20 जनवरी को ही इस प्रकार का सेंटर इस्टेब्लिश कर दिया गया था ताइवान के द्वारा रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करने के लिए। 9 अप्रैल तक ताइवान ने 42,315 लोगों का टेस्ट किया, जिसमें 380 कंफर्म केसेस सामने आए थे, 54 इंडिजिनस केसेस थे, 326 इंपोर्टेड केसेस थे, 5 लोगों की डेथ हो गई थी। हालांकि ये डेटा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। देखो काफ़ी सारे और भी पॉइंट्स बताए जाते हैं, जैसे ताइवान ने काफ़ी सारे डायनामिक प्लान्स को अपनाया इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए। जैसे बाकी देशों ने बाद में थर्मल स्क्रीनिंग स्टार्ट की थी, लेकिन ताइवान ने शुरुआत में ही बाहर से, खास करके चाइना से जो फ्लाइट्स आ रही थी, उन फ्लाइट्स में आने वाले लोगों की फीवर स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी। उनको 14 दिनों के लिए क्वारंटीन करके रखा गया। एक जैसे चाइना ने एप्लीकेशन लॉन्च की थी, उसी प्रकार की एप्लीकेशन ताइवान में भी लॉन्च की गई। देखो ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ अलग स्टेप्स लिए हों, इंडिया में भी इसी प्रकार के स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे यहाँ पे बताया जाता है कि जिनको क्वारंटीन करके रखा गया था उनको ट्रैक करने के लिए जियो फेंसिंग का इस्तेमाल किया गया, मोबाइल फ़ोन की सहायता से उनको ट्रैक किया गया। ये सब चीज़ें इंडिया में भी हो रही हैं, लेकिन बात है टाइमिंग की और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की। ताइवान ने ये सब चीज़ें समय रहते इंप्लीमेंट की, इस वजह से वायरस ज़्यादा ताइवान में नहीं फैला। अगर ताइवान सचेत ना होता तो ये डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा फैल गया होता ताइवान में। तो टाइमिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी रही और इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहा। अब दूसरा एस्पेक्ट की बात करते हैं आर्टिकल में। दूसरा एस्पेक्ट है, क्या ताइवान को WHO का मेंबर होना चाहिए। देखो चाइना के दबाव में WHO
ताइवान को अपना मेंबर नहीं मानता है, क्योंकि चाइना का यह कहना है ताइवान हमारा ही एक प्रोविंस है, तो अलग से रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता नहीं है। और शुरुआत में जैसा हमने डिस्कस किया कि ताइवान ने समय रहते WHO को सूचित किया था कि भैया नए वायरस से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, आप समझ जाइए। लेकिन WHO ने चाइना के स्टैंड को आगे किया दुनिया के सामने कि कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, और बाद में अपने स्टैंड को चेंज किया। तो ताइवान का यह कहना है हम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नेशन हैं, हम WHO के इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 को मानते हैं। हमने इन्हीं रेगुलेशंस के अनुसार WHO को शुरुआत में ही कोविड-19 के केसेस के बारे में नोटिफाई किया, जबकि चाइना ने शुरुआती दिनों में डेटा को बहुत ज़्यादा फर्ज किया, डेटा को बहुत ज़्यादा छुपाया। ताइवान ने ट्रांसपेरेंसी बरतते हुए सारे केसेस WHO को सूचित किए। इवन ताइवान ने एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन इन सभी देशों को भी शुरुआत में बताया कि कैसे कैसे ये वायरस फैल रहा है, और जो भी प्रिवेंशन संबंधित स्ट्रेटेजी ताइवान ने अपनाई उन सब के बारे में भी इन देशों को बताया, और इन देशों को इससे काफ़ी फायदा भी हुआ। इसके अलावा राइटर कहते हैं हमने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा के साथ कोविड-19 के वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस भी अपलोड किया, जो कि एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन हमें करना चाहिए था। मतलब कहने का ये है WHO का मेंबर बनने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है हम सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, फिर भी चाइना के दबाव में WHO हमें अपना मेंबर नहीं मानता है। हमारे पास बाकी देशों के साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। WHO हमारे पब्लिक हेल्थ एक्सपीरियंस का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा हमारे पास रैपिड टेस्ट परफॉर्म करने की एबिलिटी है, काफ़ी सारी हमने रिसर्च भी की है। WHO को इन सब का फ़ायदा हो सकता है अगर WHO हमें अपना मेंबर मानता है, क्योंकि देखो इस प्रकार से वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है वो कोई बॉर्डर नहीं मानता है। एक देश से दूसरे देश में वायरस आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है, और अगर WHO ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी सुनिश्चित करना चाहता है, WHO ये सुनिश्चित करना चाहता है कि वर्ल्ड के सभी लोगों के पास राइट टू हेल्थ हो, अगर WHO ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हेल्थ से संबंधित हैं उनको अचीव किया जाए 2030 से पहले, तो ताइवान को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। WHO के द्वारा ताइवान को भी अपना मेंबर मानना होगा, ताकि ताइवान भी WHO की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।